नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया उत्तराखंड बुलेटिन का। बात करेंगे उत्तराखंड की खास और चुनिंदा खबरों पर। देहरादून में बात होगी जहां चारधाम यात्रा की तैयारी को लेकर प्रशासन सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अगली खबर भी देहरादून से होगी जहाँ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लैंसडाउन चौक का पर धरना प्रदर्शन कर लफ्जी हाथ को लेकर सख्त कानून लाने की मांग उठाई है। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। देहरादून में चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर पर्यटन, लोक निर्माण, सिंचाई, धर्मस्व और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को यात्रा मार्ग की सभी सड़कों का निरीक्षण कर 13 वैकल्पिक मार्गों को पूरी तरीके से तैयार रखने, शौचालयों की स्वच्छता सुनिश्चित करने और पेट्रोल पंप और होटलों पर निःशुल्क पानी व शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ब्लैक स्पॉट की पहचान, सड़क सुरक्षा उपाय, जीपीएस आधारित मशीनरी ट्रैकिंग और डायवर्जन प्लान को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में सरकार का लक्ष्य चारधाम यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाना है, जिसके लिए सभी विभागों को समन्वय के साथ काम करना होगा। जिसमें हमारे पीडब्ल्यूडी, इरिगेशन और टूरिज्म के हमारे अधिकारी थे और कल से प्रारंभ होने वाली चारधाम यात्रा रूट की सभी सड़कों की स्थिति, वैकल्पिक मार्गों को तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं। भटवाड़ी, डबराड़ी, चिथिड़ी आदि जगहों पर नदी का स्तर सिल्ट से के कारण ऊपर उठ गया है, जिसके कारण सड़क प्रभावित हो रही हैं। हमने चैनलाइजेशन के आदेश दिए हैं और ये कहा है कि हमारा जो इरिगेशन डिपार्टमेंट है उस पर काम करे और पानी को चैनलाइज करे, जिससे कि जो है सड़क का कटाव न हो। इसका समाधान किस प्रकार किया जा सके, इसका मंथन किया गया। इसके साथ साथ विभागीय अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट, एक्सीडेंट प्रोन एरियाज की पहचान के साथ साथ संवेदनशील स्थानों की मैपिंग और प्राथमिकता निर्धारण करने के लिए कहा गया है। जीपीएस आधारित मशीनरी ट्रैकिंग, वन वे सिस्टम, डायवर्जन प्लान, रोड साइन और ये सभी चीज, क्रैश बैरियर्स के बारे में जो है चिंतन किया गया। और मैंने बताया कि क्रैश बैरियर्स जो है थोड़ा सड़क की विड्थ को कम करते हैं, तो उसके बारे में भी आगे विचार विमर्श होगा। और इसके बारे में इसके साथ साथ चार धाम यात्रा पर पड़ने वाली स्थायी और अस्थायी शौचालयों की साफ सफाई के लिए उचित प्रबंधन करने और श्रद्धालु हित सभी पेट्रोल पंपों एवं होटलों में निःशुल्क शौचालय एवं पानी को पर्याप्त उपलब्ध करने के लिए हमने लोगों से कहा है। इसके अलावा होटलों में, रेस्टोरेंटों में बाहर फ्री WC वेस्टर्न टाइप ऑफ कमोड की उपलब्धता का साइन लगाने को हमने कहा है कि इसको साइन लगाएंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि यहाँ का टॉयलेट जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। इसके साथ साथ हाइजीन पर्पस के लिए ग्लव्स का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए कहा गया है। तो इस समय पूरी यात्रा की तैयारी है और हमारी यात्रा शुरू हो जाएगी। और इस समय बड़ी अच्छी खबर आई है कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो युद्ध हो रहा था, हरमुज को बिल्कुल क्लैंप डाउन कर दिया था, तो अब वो पूरा इलाका खुल गया है और शिप्स की आवाजाही शुरू हो गई है, जिससे कि हमें गैस भी उपलब्ध होगी, पेट्रोल भी उपलब्ध होगा, फॉसल फ्यूल भी उपलब्ध होगा। तो मैं समझता हूं कि जो कठिनाई यहाँ आने वाली थी वो कठिनाई नहीं रहेगी। हम सभी श्रद्धालुओं से प्रार्थना करेंगे कि चार धाम यात्रा में अपना प्लान बनाएं और निश्चित रूप में वो आमंत्रित हैं, चार धाम यात्रा में आकर के पुण्य लाभ प्राप्त करें, ये उनसे प्रार्थना है हमारी। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। देहरादून के राजपुर रोड स्थित कृष्णा डायमंड एंड ज्वेलरी के नए शोरूम का उद्घाटन आज आचार्य स्वामी बाबा रामदेव ने विधिवत रूप से किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य अतिथि, ग्राहक मौजूद रहे। कार्यक्रम में कंपनी के मालिक घनश्याम ढोलकिया, सीओ पराग सहित पूरा स्टाफ भी मौजूद रहा। उद्घाटन समारोह के दौरान बाबा रामदेव ने कहा कि कृष्णा डायमंड एंड ज्वेलरी एक ऐसा ब्रांड बन चुका है जो गुणवत्ता और भरोसे के साथ हर घर ज्वेलरी पहुँचाने का काम कर रहा है। आज यहाँ पे आप शोरूम का उद्घाटन करने आए, क्या कहना चाहेंगे? पहला सवाल तो हरे कृष्णा की 33 वर्षों की यात्रा मैंने अपने आंखों से देखी है। मैं 33 वर्ष पहले सीधा हरिद्वार से सूरत गया था और वहीं से दुनिया की सूरत बदलने के लिए, भीतर के सौंदर्य के लिए हमने योग शुरू किया और बाहर के सौंदर्य के लिए हरे कृष्णा ने ये डायमंड का अनुष्ठान शुरू किया। और आज पूरे देश भर में 144 उसके शोरूम हो चुके हैं। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के मार्केटिंग तक का एक ऐसा सात्विक ब्रांड जिसमें क्वालिटी का एश्योरेंस है, जिसमें
प्राइस का भी एश्योरेंस है, क्योंकि डायमंड ज्वेलरी ऐसा है जहां पर प्राइस को आप ऐसे केजीज के अंदर, किलोज के अंदर, ग्रामों के अंदर आप माप नहीं सकते। और तीसरी बात, जो प्रकृति के साथ सरोकार है, सनातन धर्म और राष्ट्र धर्म के साथ सरोकार है हरे कृष्णा का, वो दुर्लभ ही किसी ब्रांड में होता होगा। क्योंकि जो कुछ ही अर्जित करते हैं अपने व्यापार से, उसको बांध बनाने में, पेड़ लगाने में, प्रकृति पर्यावरण के संरक्षण से, भारत माता की सेवा के विभिन्न आयामों में खर्च करते हैं। और हरे कृष्णा का एक भी कर्मचारी कोई व्यसनी नहीं है, माने बीड़ी, सिगरेट, शराब से लेकर के कोई बुरी आदत नहीं। और हरे कृष्णा वो ग्रुप है जिसने जो समृद्धि अर्जित की, तो अपने खुद के परिवार का ही विकास नहीं किया, केवल अपने लिए धन अर्जित नहीं किया, अपने प्रत्येक कर्मचारी को एक एक गाड़ी गिफ्ट में दी। ये पहली बात है। तो बड़ी बात है कि भाई हम बढ़े तो सब आगे बढ़े। तो आज इस हरे कृष्णा परिवार के इस कृष्णा ब्रांड में, जहां माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग और मार्केट तक का एक त्रिवेणी संगम है, और जहां अपनी सनातन की सांस्कृतिक विरासत का विचार और संस्कार है, और ऐसे इस एक पवित्र एक अनुष्ठान के अक्षय तृतीया के पूर्व संध्या पर, इसके उद्घाटन पर हम पहली बार किसी ज्वेलरी के शोरूम में के उद्घाटन में आए। लेकिन ये हमारे घनश्याम भाई, तुलसी भाई, शवजी भाई, हिम्मत भाई, पराग जी और हमारे ब्रजेश जी और हमारे आदरणीय अजय जी, दोनों ही अजय एक सेना के योद्धा हैं, एक शिक्षा के योद्धा हैं। ऐसे पवित्र आत्माओं की और पूरे परिवार की सन्निधि में यह जो आज अनुष्ठान संपन्न हुआ है, मैं आश्वस्त हूँ कि लोगों को अपनी ज्वेलरी का भी एक सही डेस्टिनेशन कृष्णा के रूप में मिला है। पहले से ही यहाँ पर देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। देहरादून में उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के गढ़वाल और कुमाऊं में पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि इन क्षेत्रों में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक दुर्गमता, सीमित संसाधन, पलायन, बेरोजगारी और विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को देखते हुए इन्हें जनजातीय दर्जे के तहत संवैधानिक संरक्षण मिलना चाहिए। प्रेस नोट में ब्रिटिश काल में नॉन रेगुलेटेड एरिया और एक्सक्लूडेड एरिया जैसे प्रशासनिक प्रावधानों का हवाला देते हुए कुमाऊं वन पंचायत अधिनियम 1931 और कुमाऊं पुलिस अधिनियम 1916 का भी उल्लेख किया गया है। मोर्चा अध्यक्ष बॉबी पवार ने राज्य सरकार से जल्द प्रस्ताव केंद्र को भेजने की मांग करते हुए कहा कि इससे भू कानून मजबूत होंगे, रोजगार बढ़ेगा, ग्राम सभाओं को अधिकार मिलेंगे और स्थानीय संस्कृति को संरक्षण मिलेगा। चुनाव नजदीक है, इस समय इसकी जरूरत क्यों है? देखिए, हमारे हाथ कुछ ऐतिहासिक जो दस्तावेज लगे हैं, जो दस्तावेज 1815 से 1874 तक के भी हैं और 1874 से आज़ादी तक के भी हैं। उन दस्तावेजों में उत्तराखंड के जो गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र को दर्शाया गया है। पहले 1815 से 1874 तक और जो है उसमें नॉन रेगुलेशन एरिया को दर्शाया गया है, जहाँ पर सामान्यतः कानून लागू नहीं होते थे, विशेष कानून लागू होते थे, जैसे जनजातीय क्षेत्रों में होते हैं। उसके बाद 1874 से जब शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट लागू हुआ, तो उन शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट के अंतर्गत ही गढ़वाल और कुमाऊं के जो हिस्से थे, पर्वतीय क्षेत्र है, उनको उसमें रखा गया है और पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में रखा गया। और उस दौरान पूर्ण बहिष्कृत क्षेत्र में पूरे भारत के जो एरियाज थे, उन एरियाज में आज की डेट में जनजातीय दर्जा मिल चुका है। उन एरिया में आज की डेट में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची का लाभ मिल रहा है, पर उत्तराखंड को क्यों अछूता रखा गया, ये बड़ा प्रश्न है। इसके साथ साथ जो 5 मानक रखे गए हैं, 5 मानक जो रखे गए हैं जनजातीय दर्जा प्राप्त करने के, उन 5 मानकों में जो सबसे बड़ी बात है, पहला रखा गया है पिछड़ापन रखा गया है, विशेष भौगोलिक परिस्थिति रखी गई है, आदिम लक्षण रखे गए हैं और आम समुदाय से संपर्क में संकोच और विशिष्ट संस्कृति रखी गई। ये 5 जो लक्षण है ये रखे गए हैं। तो ये 5 मानकों को उत्तराखंड का, चाहे कुमाऊं का क्षेत्र हो, चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो, रवाई जौनपुर का क्षेत्र हो, ये पूरे क्षेत्र इन पूरे 5 मानकों को पूर्ण करते हैं। देहरादून से सीनियर संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट।
देहरादून से खबर है जो अब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामलों को लेकर सख्त कानून लागू करने की मांग करते हुए लैंसडाउन चौक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने शासन को एक ज्ञापन भी सौंपा और कहा कि इस मुद्दे पर सरकार को प्रभावी और कठोर कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें विकास वर्मा और महामंत्री विशाल सहित अन्य पदाधिकारी शामिल रहे। भारत और मैं हूँ इस वक्त लैंसडाउन चौक पे और यहाँ पर बजरंग दल द्वारा धरना दिया जा रहा है। आइए जानते हैं किस उद्देश्य से धरना दिया जा रहा है, बात करते हैं। हमारे साथ हैं। ये पीड़ा है, डर है कि किस प्रकार से भारत के अंदर ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा हो चुकी है। गृह युद्ध से तोपों से, तलवारों से, संघर्ष के बाद बर्बर अत्याचार, ये अत्याचार ही तो है। किस प्रकार से हिंदू बहन बेटियों को निशाना बनाकर उनको लव जिहाद का शिकार बनाकर पहले मतांतरित किया जा रहा है, उसके बाद धर्मांतरण कर उनको बुर्का पहनाया जा रहा है और शासन प्रशासन सत्ता सब मौन है। सिर्फ बजरंग दल के नाते, हिंदू समाज की जागृति के नाते हम लोग खड़े हुए हैं। आज चिंता और पीड़ा किसको होनी चाहिए? उस केंद्र सरकार को होनी चाहिए जिन्होंने ये वचन लेकर सत्ता संभाली थी कि गौ रक्षा, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए हम कोई भी कंप्रोमाइज, कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। आज उन्होंने सत्ता के लालच में सैक्रिफाइस भी कर लिए, कॉम्प्रोमाइज भी कर लिए। सभी समझौतों को करने के बाद आज लव जिहादी चरम पर है और हमारी बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। लेकिन बजरंग दल ऐसे लोगों को जवाब देना जानता है। सर, सरकार तो कहती है हम महिलाओं के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, मजबूत कानून ला रहे हैं, तो इस पर क्या कहना है सर आप? देखिए, कानून लाने से सिर्फ देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। खबर देहरादून से, जहां एआईसीसी सदस्य एवं उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिना जातीय जनगणना के परिसीमन कराने की कोशिश की गई, जिसे इंडिया गठबंधन ने रोक दिया। धस्माना ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा वंचित और पिछड़े वर्गों को उनके अधिकारों से दूर करने की थी, जबकि महिला आरक्षण को 2011 में जनगणना के आधार पर तत्काल लागू किया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने उनकी रणनीति को विफल कर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर महिला पंचायतों और जनसभाओं के माध्यम से ये बात जनता तक पहुंचाएगी। सर, आज आपने प्रेस वार्ता की, किन विषयों को लेकर किया? देखिए, महिला आरक्षण पर जिस प्रकार की साजिश और जिस प्रकार की कुटिलता, जिस प्रकार की धूर्तता केंद्र की सरकार ने इस बार की है, विशेष सत्र बुला करके महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख करके, अरे भैया, महिला आरक्षण का विधेयक तो 2023 में पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से पारित करके पास कर दिया। अब आपको अगर आरक्षण करना है तो उसमें कुछ संशोधन करके आप जो वर्तमान में टोटल सीट्स है पार्लियामेंट की, उसमें आप आरक्षण कर दीजिए। लेकिन आपका जो मंतव्य था वो महिलाओं को आरक्षण देना नहीं था। आपका असली मकसद था इस देश के संघीय ढांचे पर हमला करना। आपका मकसद ये था कि 850 सीट करके पार्लियामेंट के अंदर जो संघीय ढांचा है, जो बैलेंस हमारे संविधान ने, हमारी पार्लियामेंट ने इस देश में बनाया हुआ है, दक्षिण का, उत्तर का, पूरब का, पश्चिम का, पूरे भारत का, जिस प्रकार से हमारे पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट की सीट्स हैं, उनको अपने हिसाब से नष्ट भ्रष्ट करने की साजिश, उसका पर्दाफाश हुआ है। पार्लियामेंट के अंदर भारतीय जनता पार्टी निर्वस्त्र हो गई है, उसकी सारी पोल देश के सामने खुल गई है, क्योंकि सबको मालूम है, कांग्रेस तो पहले से कह रही थी कि भाई महिला आरक्षण होना चाहिए। महिला आरक्षण का सबसे प्रबल समर्थक इस देश में अगर कोई है तो कांग्रेस है, और कांग्रेस ने शुरुआत करी राजीव गांधी के जमाने में। पंचायतों में, स्थानीय निकाय में अगर जो आरक्षण आज हम देख रहे हैं, उसकी शुरुआत किसने करी? राजीव गांधी जी ने। और आज हमारे ऊपर ये तोहमत लगाने की कोशिश जो की जा रही है कि साहब कांग्रेस और विपक्ष महिला विरोधी है, महिला आरक्षण बिल का विरोध किया। हमने कब भी विरोध किया? 2023 में जो पार्लियामेंट में पास हुआ उसका कांग्रेस ने समर्थन किया, विपक्ष ने समर्थन किया। लेकिन आज जो आप पार्लियामेंट में विशेष सत्र करके जिस बिल को लाए हो, उस बिल में आपकी जो मंशा थी वो बहुत खोट। देहरादून से सी न्यूज संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।